स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों आपके अपने YouTube चैनल कैम माइंड कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज का टॉपिक है डी ब्लॉक एलिमेंट। आज हम डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि इकाई 8 यानी यूनिट 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का पार्ट है। इस विषय में संपूर्ण प्रश्नों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जैसे बहुकल्पी प्रश्न हो गए, कारण बताओ प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आदि का अध्ययन हम करने वाले हैं। इस कारण आप वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे आपको इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकें और आप डी ब्लॉक के बारे में जब संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो आप बोर्ड में अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकेंगे। इससे पहले कि आप वीडियो शुरू करें देखना, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, जिससे उन्हें अधिक से अधिक लाभ पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे आइकॉन बटन दबाकर। ज़्यादा देर नहीं करते हैं और हम आज पढ़ना चालू करते हैं डी और एफ ब्लॉक के तत्व। इनके जर्नल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे और इनका जर्नल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं डी और एफ ब्लॉक के लिए। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि डी ब्लॉक के तत्व क्या हैं। तो ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश पाता है, यानी आखिरी इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश पाता है, ऐसे तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इन तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NS2 N-1D 1 से 10 होता है, 1 to 10 होता है। यहाँ 1 से 10 लिखा है, 1-10 नहीं लिखा। बहुत बच्चे 1-10 पढ़ते हैं, जो कि गलत है। तो NS2 N-1D 1 से 10 होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 एलिमेंटों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये तत्व S और P ब्लॉक के बीच में पाए जाते हैं और आखिरी इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश पाता है, और सभी डी उपकोष इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतया भरे नहीं होते जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इसीलिए इन तत्वों को संक्रमण धातुएं भी कहते हैं। संक्रमण धातुएं एक तरीके से ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट हैं जिनमें ट्रांजिट कंडीशन पाई जाती है, यानी परिवर्तित अवस्था पाई जाती है। पिछले गुणों से वो मेल ना खा रहे हो या आंशिक रूप से मेल खा रहे हो। तो ये जो ऐसे तत्व होते हैं डी ब्लॉक के तत्व, ये ट्रेंड्स का फॉलो नहीं करते। जो ट्रेंड्स होते हैं पीरियाडिक ट्रेंड्स, जैसे एटॉमिक रेडियस हो गया, आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया, यानी आयनन विभव हो गया, वैद्युत ऋणात्मकता हो गया, गलनांक क्वथनांक घनत्व हो गया, इन ट्रेंड्स का फॉलो नहीं करते। मतलब बाएं से दाएं जाने पर बढ़ने वाला या ऊपर से नीचे जाने पर घटने वाला जो ट्रेंड होता है, उसका ये रेगुलर फॉलो नहीं करते, जिसके कारण इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो ये आपको याद रखने वाली बात है कि ये पीरियाडिक टेबल में S और P ब्लॉक के बीच में पाए जाते हैं और इनके डी उपकोष इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतया भरे नहीं होते, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात इनकी वर्गीकरण के और उपलब्धता की बात करते हैं। तो वर्गीकरण इनका कैसे किया जाता है। डी ब्लॉक के तत्वों का जो वर्गीकरण है, अंतिम डी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों के प्रवेश के आधार पर किया गया है। अगर वो अंतिम उपकोष 3D है तो इन्हें 3D श्रेणी के तत्व कहा जाता है। अंतिम उपकोष अगर 4D है तो 4D श्रेणी के तत्व कहा जाता है। 5D है तो 5D श्रेणी के तत्व, और 6 है तो 6D श्रेणी के तत्व कहा जाता है। यानी टोटल 4 श्रेणियां होती हैं और वर्ग होते हैं 10, जिन्हें 8 वर्गों में बांटा गया है। 3rd B, 4th B, 5th B, 6th B और 8 ग्रुप। 8 ग्रुप में 3 वर्ग आते हैं, Fe, Co, Ni का, और लास्ट में Cu, Zn, फर्स्ट बी, सेकेंड बी। तो पीरियाडिक टेबल जब आप देखते हैं, आपके पास पीरियाडिक टेबल है, उठा लीजिए, किताब खोलिए और देखिए कि वहां पर हैं तो 10 वर्ग बने हुए, 10 कॉलम बने हुए हैं, लेकिन इन्हें 8 वर्गों के अंतर्गत पढ़ा जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इनकी उपलब्धता की बात करते हैं। तो उपलब्धता में हम ये देखते हैं कि ये तत्व मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं प्रकृति में।
मुक्त अवस्थाओं में गोल्ड है, सिल्वर है, कापर है, प्लेटिनम है, निकिल है, ये सब मुक्त अवस्थाओं में भी पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो तत्व संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं उनके खनिज ऑक्साइड हो सकते हैं, कार्बोनेट हो सकते हैं, क्लोराइड हो सकते हैं, सल्फाइड के रूप में भी पाए जाते हैं, जैसे आयरन सल्फाइड FeS2, ठीक है, या सिल्वर सल्फाइड AgS, या सिनेबार HgS। तो इस तरीके से सल्फाइड, कार्बोनेट, क्लोराइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट, इनके रूप में ये पाए जाते हैं। लेकिन ऐसे खनिज जिनका इस्तेमाल औद्योगिक रूप से धातुओं के निकालने में किया जाता है उनको अयस्क यानी ओर कहा जाता है। तो ये याद रखने वाली बात है कि ऐसे खनिज पदार्थ जिनका इस्तेमाल औद्योगिक रूप से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है उन्हें अयस्क कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं सबसे पहले 3D श्रेणी के बारे में। तो अगर हम 3D श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं तो इस श्रेणी में कुल 10 तत्व होंगे जिनका परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक होता है। इन तत्वों का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 4s2 3D 1 से 10 में प्रवेश पाता है, जिसके आधार पर ये 10 तत्व SCTIVCr Mn FeCu Ni Cu Zn होता है। इनके परमाणु क्रमांक क्रमशः 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 होते हैं। तो पहले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इसके याद करने के लिए आपको मैंने शॉर्टकट भी दे दिया है, शक्ति वकरमन फिकोनी कुजन SCTIVCr Mn FeCu Ni Cu Zn शक्ति वकरमन फिकोनी कुजन। तो पहले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं Hc का। इसका परमाणु क्रमांक 21 है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश पाया और 1 आया, तो ये हो जाएगा 21 का। 22 में देख रहे हैं वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, लास्ट में हो जाता है 3d2। इसी तरह जब 23 का करते हैं तो वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है लेकिन लास्ट में आ जाता है 3d3। लेकिन जब हम क्रोमियम 24 का करते हैं तो अंत में 4 आने की बजाय 5 आ रहा है और हो जाता है 4s1 3d5। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर हम हुंड के नियम का पालन करते हैं और हुंड के स्थायित्व का नियम जो होता है अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों के ऊपर लागू होता है, यानी हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होते हैं ऑर्बिटल्स के वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसीलिए यहाँ पर हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किया गया है। 4 की जगह 5 कर दिया गया है, जिससे d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जाता है और s ऑर्बिटल भी हाफ फिल्ड हो जाता है, जिसके कारण क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्टेबल कंडीशन पर पहुंच जाता है, स्थायित्व स्थिति पर पहुंच जाता है। आगे बढ़ते हैं, मैग्नीज का करते हैं 25 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। यहाँ पर हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये पहले से ही हाफ फिल्ड है। इसी तरह FeCO और Ni 26 27 28 का करते हैं तो लास्ट में 3d6 3d7 और 3d8 आता है। अब जब हम 29 यानी 29 कापर का करते हैं तो यहाँ फिर हमें हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के रूल को फॉलो करना होता है, जिसके कारण यहाँ 4s1 3d10 हो जाता है और जिंक का लास्ट में 4s2 3d10 आ जाता है। तो ये 3D श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। आप पढ़ा, इसमें देखा कि लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो 3D में जा रहे हैं, 3D ऑर्बिटल्स में प्रवेश पा रहे हैं, जिसके कारण ये 3D तत्व हैं, 3D श्रेणी के तत्व हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि इनके तत्वों के गुण में पहला धात्विक गुण है। तो धात्विक गुण क्या होते हैं? मेटेलिक प्रॉपर्टीज, यानी ये चमकदार होते हैं, इनमें धात्विक चमक पाई जाती है, अच्छे ऊष्मा और ऊर्जा के चालक होने चाहिए, इनका तन्य होने चाहिए, आघातवर्धनीय होने चाहिए, ये सब धातुओं के गुण होते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्वों में मरकरी को छोड़कर बाकी सभी ठोस होते हैं, तन्य होते हैं, उच्च घनत्व वाली विद्युत और ऊष्मा की सुचालक धातुएं होती हैं जो मिश्र धातुओं का भी निर्माण करती हैं, यानी एलॉय मेटल्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो बाद में पढ़ेंगे कि एलॉय मेटल्स क्या है, कैसे बनते हैं।
लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि मरकरी, जो मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जो धातुएं होती हैं वो ठोस होती हैं, कठोर होती हैं, लेकिन इन्हें पीटने पर ये आघातवर्धनी होती हैं, इनकी चादरें बनाई जा सकती हैं, इनके तार बनाए जा सकते हैं, इनका घनत्व अधिक होता है इसलिए भारी होती हैं, विद्युत और ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। चांदी को आप देख लीजिए कि चांदी की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है कुल अभी तक पाए गए सभी तत्वों में। तो चांदी के बारे में बहुत सारी बातें हैं। चांदी का जैसे सिल्वर आयोडाइड है, इसका उपयोग किया जाता है बारिश कराने में, कृत्रिम बारिश कराने में। चांदी आज से लगभग 5000 साल पहले खोजी गई धातु है, जिसका इस्तेमाल मानव सभ्यता करती चली आई है लगातार। चांदी के सिक्के बनाए जाते हैं, चांदी के जेवर, बहुत सारे बर्तन बनाए जाते हैं, ऑर्नामेंट्स की तरह इनका इस्तेमाल किया जाता है। चांदी के एक औंस भार बराबर अगर हम चांदी ले लें तो इससे कई मील के लंबे तार बनाए जा सकते हैं, और कई मील में ये लगभग 45 मील आता है, तो 45 मील लंबे तार हम इसके बना सकते हैं। तो इस तरीके से चांदी बहुत महत्वपूर्ण जीवन के लिए उपयोग है, और ये एक तरीके से कीटाणुनाशक की तरह भी इस्तेमाल की जाती है, इसलिए चांदी के बर्तन में भोजन करने से कीटाणुओं का नाश होता है और शरीर को सुदृढ़ता प्राप्त होती है। ये एक तरीके से पूर्तिरोधी एंटीबायोटिक का काम करती है। तो चांदी के बारे में कई सारी बातें हो गई। आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि इनके गलनांक और क्वथनांकों में, तो इनमें प्रबल धात्विक बल पाए जाते हैं, जिसके कारण इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। और गलनांक क्वथनांक उच्च होने का क्या मतलब है कि इसमें जो टंगस्टन धातु होती है, इसका गलनांक 3388 डिग्री सेल्सियस होता है अगर केवल गलनांक की बात की जाए। लेकिन अगर क्वथनांक की बात की जाए तो क्वथनांक में सबसे अधिक क्वथनांक Re धातु का होता है, जिसका क्वथनांक होता है 5923 केल्विन में। तो केल्विन में 5923 Re धातु का गलनांक होता है, वो क्वथनांक बिंदु होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। इनकी क्रियाशीलता की बात करें तो ये बहुत अधिक क्रियाशील तत्व नहीं होते हैं इन सापेक्ष एस ब्लॉक के तत्वों के। एस ब्लॉक के तत्वों की तुलना में ये बहुत अधिक क्रियाशील तत्व नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी आयनन ऊर्जा का मान अधिक होता है। इनके इलेक्ट्रॉनों को आसानी से बाह्य कक्षा से निकाला नहीं जा सकता है, उसको निकालने के लिए अधिक ऊर्जा देने की आवश्यकता पड़ती है, इसी कारण इनकी क्रियाशीलता कम होती है। जबकि एस ब्लॉक के तत्व आसानी से अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं, इस कारण वो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं। जैसे इसमें से प्लेटिनम और गोल्ड उत्कृष्ट धातु कहलाते हैं। उत्कृष्ट धातु इसलिए कहलाते हैं क्योंकि आसानी से ये अपने इलेक्ट्रॉनों को नहीं छोड़ते, इसी कारण ये अम्ल और क्षारों के साथ अपक्रिया कर पाने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, यानी ये अम्ल और क्षारों के साथ अपक्रिया नहीं करते। आंशिक रूप से प्रबल अम्ल प्रबल क्षार जैसे एक्वा रेजिया नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण के साथ अपक्रिया करके ऑक्सीकृत होते हैं, अन्यथा ये सामान्य परिस्थितियों में अम्ल और क्षार के साथ अपक्रिया नहीं कर सकते, इसलिए ये लगभग अक्रियाशील धातुएं होती हैं, इस कारण इन्हें उत्कृष्ट धातुएं कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखने वाला है। आगे बढ़ते हैं तो ये तत्व परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, यानी एक तत्व एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। संयोजकता शब्द हमने कह दिया, लेकिन ऑक्सीकरण अवस्था की बात हो रही। परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके डी उपकोष इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतया भरे नहीं होते, जिसके कारण ये अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं। जैसे OS की बात करें, उसमें की बात करें तो ये स्थायी रूप से +8 अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है। मैग्नीज Mn +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जबकि अगर Ru की बात की जाए तो वो भी +8 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, लेकिन उसकी ऑक्सीकरण +8 अवस्था अस्थायी होती है। तो स्थायी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था OS तत्व द्वारा प्रदर्शित की जाती है, इसके बाद मैग्नीज Mn आता है।
तो यहाँ एक श्रेणी देख रहे हैं 3D श्रेणी की SCTI VCR MnFeCONi CuZn। इसमें आप देख रहे हैं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, क्योंकि लगभग सभी तत्व +2 ऑक्सीकरण अवस्था बना रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि 3D श्रेणी के तत्व सामान्य रूप से +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, परंतु इनके प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण अवस्थाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। आप देख रहे हैं कि क्रोमियम अधिकतम +6 और मैग्नीज अधिकतम +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहा है। आयरन भी +2 और +3 स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहा है, परंतु विशेष स्थितियों में ये +4 ऑक्सीकरण अस्थायी अवस्था को भी प्रदर्शित करता है। तो इसमें पूर्णतया दिया है, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं तो हम अगला देखते हैं इसका गुण, रंगीन आयनों का निर्माण। तो ये जो तत्व होते हैं वो रंगीन आयनों के निर्माण को भी प्रदर्शित करते हैं, रंगीन आयन भी बना लेते हैं, क्योंकि इनके बाहरी डी उपकोष इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतया भरे नहीं होते। इस कारण ये निश्चित दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम उस दृश्य प्रकाश में इनको रंगीन आयनों के रूप में देख लेते हैं। हमारी आंख रंगीन आयनों के रूप में देखती है। तो इसका यही मूल कारण है कि इनके डी उपकोष जो हैं इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतया भरे नहीं होते हैं। जैसे अगर हम Cu2+ निर्जल की बात करें तो वो रंगहीन होता है, लेकिन अगर जलीय अवस्था में Cu2+ हो, यानी कॉपर सल्फेट डाइहाइड्रेट CuSO4 नीले थोथा यानी तूतिया की बात करें तो वो नीले रंग का होता है। इसी तरह हम देखते हैं कि Ni2+ अगर हाइड्रेट अवस्था में यानी जलीय अवस्था में है, जैसे निकिल सल्फेट डाइहाइड्रेट, तो वो हमको हरे रंग में दिखाई देता है, जबकि फेरस सल्फेट FeSO4 निर्जल अवस्था में भी हमको हरे अवस्था में दिखाई देता है। इसी तरह अगर हम Mn की बात करें Mn2+, तो वो हमको हल्के गुलाबी रंग में दिखाई देता है। कोबाल्ट 2+ वो भी हमको हल्के गुलाबी रंग में देता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास एक श्रेणी बन के आ रही है, हमारे पास फिगर बन के आ रहा है, जिसमें अलग अलग उसका धातुओं के आयनों के बारे में, अलग अलग रंगों के बारे में दिया हुआ है। तो इससे हम आसानी से याद कर सकते हैं। और उसके आसानी की अगर ट्रिक याद करने कर दी जाए तो Cu2+ को अगर नीला रंग है याद करने का तरीका हो तो हम इस तरीके से कॉपी पेन उठाइए और उसमें लिख लीजिए कि कुछ नीला है, Cu2+ नीला है, कुछ नीला है। इसी तरह अगर हम Ni2+ और Fe2+ के हरे को देखें तो हम कह सकते हैं कि नीलू फिजा हरी भरी है, नीलू फिजा हरी भरी है। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं शॉर्टकट बनाकर कि Ni2+ Fe2+ हरा है। अब हम Mn2+ और CO2+ को याद करना चाहें गुलाबी रंग में तो मन को गुलाबी रखना। Mn2+ CO2+ को इस तरह याद कर सकते हैं, मन को गुलाबी रखना। और Fe3+ को अगर हम याद करना चाहें पीले रंग में तो फिर करो हाथ पीले, फिर करो हाथ पीले। Cr देखिए ऊपर, क्रोमियम देखिए Cr+6 के ऊपर पीला रंग है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं Fe3+ Cr6+ फिर करो हाथ पीले, यानी पीले रंग का हो गया। तो इस तरीके से आप इसको शॉर्ट तरीके से याद कर सकते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि संक्रमण तत्व रंगीन आयन क्यों बनाते हैं। तो अभी मैंने बताया कि संक्रमण तत्वों यानी डी ब्लॉक के तत्वों के बाहरी डी उपकोष इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतया भरे नहीं होते, जिसके कारण ये दृश्य प्रकाश के निश्चित तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर लेते हैं। इस कारण ही ये हमें रंगीन दिखाई देते हैं। अब आपसे पूछ सकता है कि Zn2+ सफेद लवण बनाता है जबकि Cu2+ रंगीन नीला रंग बनाता है, क्यों? तो Zn2+ का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसकी बाहरी कक्षा में डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन पूर्णतया भरे होते हैं, पूरी तरह से भरे होते हैं, जिसके कारण वो दृश्य प्रकाश को अवशोषित करने में असमर्थ होता है। जबकि Cu2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके बाहरी डी उपकोष इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतया भरे नहीं होते हैं, इस कारण वो दृश्य प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और हमें नीले रंग में दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। हमसे पूछ सकता है Cu+ रंगहीन है जबकि Cu2+ रंगीन है। इसका भी वही कारण है कि जिनके परमाणु
का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें और उनके डी उपकोष अगर इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतया भरे होंगे तो वे हमें रंगहीन दिखाई देंगे, और जिनके पूर्णतया भरे नहीं होंगे वे हमें रंगीन दिखाई देंगे। यही कारण है कि आयन जो होते हैं डी ब्लैक के तत्व पूर्णतया भरे नहीं होते, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर डी उपकोष पूर्णतया भरे नहीं होते, इसलिए वे हमें रंगीन दिखाई देते हैं जब वे दृश्य प्रकाश में रखे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारा दूसरा गुण है चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो पैदा होती है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से भरे नहीं होते किसी कक्षक में तो वहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। यानी ये भी गुण डी ब्लॉक का इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि डी ब्लॉक के बाहरी जो डी उपकोष होता है वो इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतया भरा नहीं होता। तो जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर डी उपकोष पूर्णतया भरे नहीं होते वे सभी चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, और उस चुंबकीय गुण में वे अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि चुंबकत्व तो 5 प्रकार का होता है, लेकिन हम सामान्यतः प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ लौ चुंबकीय के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं अगर हम बात करें तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके डी उपकोष पूर्णतया भरे होते हैं, यानी इनके डी उपकोषों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो देखा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन इनमें पूर्णतया भरे हुए हैं, यानी कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा रहा है, इसलिए इन्हें प्रतिचुंबकीय तत्व कहते हैं। जैसे Fe2+, Zn2+ आदि, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम करेंगे तो इनकी बाहरी कक्षा में जो डी उपकोष है वो इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतया भरा होगा। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर अनुचुंबकीय इलेक्ट्रॉनों के अनुचुंबकीय गुण के बारे में भी चर्चा की गई। तो हमने बताया कि जिनके डी उपकोष इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतया भरे नहीं होते ऐसे तत्व जो कहलाते हैं उन्हें अनुचुंबकीय कहते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होने लगते हैं और या फिर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ा देते हैं, जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित नहीं होते, उससे दूर भागते हैं। तो अगर आप इसको याद करना चाहें तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। अणु ने प्रति से कहा, यानी अनुचुंबकीय ने प्रतिचुंबकीय से कहा, अणु ने प्रतिचुंबकीय से कहा कि तुम भरे हो और मैं अधूरा हूं। अणु ने प्रतिचुंबकीय से कहा, अणु ने प्रति से कहा कि तुम भरे हो मैं अधूरा। तो प्रतिचुंबकीय भरा हुआ है और अनुचुंबकीय खाली है, पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन उसमें भरे नहीं होते, इसलिए उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उनमें अनुचुंबकीय गुण पाया जाता है, और जिन परमाणुओं में या जिन यौगिकों में इलेक्ट्रॉन पूर्णतया कोषों में भरे होते हैं यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं अभ्यास प्रश्न आता है हमारे सामने। जैसे प्रश्न आता है कि अधिकांश संक्रमण धातुएं अनुचुंबकीय प्रकृति की होती हैं, क्यों? क्योंकि इनकी बाहरी जो कक्षाएं होती हैं उनमें डी उपकोषों में इलेक्ट्रॉन पूर्णतया भरे नहीं होते, इस कारण इनमें बहुत सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के उपस्थिति के कारण ये सभी अनुचुंबकीय गुण के होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कि Sc3+ व Zn2+ प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, स्पष्ट कीजिए क्यों? क्योंकि जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया तो इनके बाहरी डी उपकोषों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए गए, यानी डी उपकोष इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतया भरे हैं, और पूरी तरीके से भरे होने के कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शून्य है, कोई नहीं इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसके कारण ये प्रतिचुंबकीय प्रकृति के हैं। आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न है कि FeCONi को लोह चुंबकीय तत्व क्यों कहते हैं? इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की इतनी अधिक संख्या हो जाती है कि ये चुंबकीय क्षेत्र के बिना भी चुंबकत्व को प्रदर्शित करने लगते हैं। जैसे लोहे को आप किसी लोहे के बगल में रख दें तो वो चिपक जाएगा, क्यों? क्योंकि अगर वहाँ चुंबकीय क्षेत्र है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं, अगर वो लोहे को देखेगा तो उसके पास आकर्षित हो जाएगा, वो दूसरे लोहे के कणों में भी चुंबकत्व को उत्पन्न कर देता है। तो ऐसे तत्व जो चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी चुंबकीय गुण रखते हैं उन्हें लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे FeCONi। तो आप देख रहे हैं कि इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक
विन्यास में डी कक्षक अधिक रिक्त होते हैं, जिसके कारण इनमें अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। इस कारण इन्हें लौह चुंबकीय तत्व कहते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट बेहतर लेते रहिए, तभी आपका भला होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। उत्प्रेरक गुण, डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं अच्छे उत्प्रेरक गुण प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके डी उपकोष इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतया भरे नहीं होते। इसी कारण इन तत्वों की जो बाह्य सतह होती है उस पर मुक्त संयोजकताएं पाई जाती हैं और मुक्त संयोजकताओं की उपस्थिति के कारण ही ये अच्छे उत्प्रेरक माने जाते हैं। जिन तत्वों की बाह्य सतह पर मुक्त संयोजकताएं अधिक होंगी वे अच्छे उत्प्रेरक होंगे और डी ब्लॉक के तत्वों के सतह पर मुक्त संयोजकताओं की संख्या बहुत होती है, बहुतायत रूप में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इनके डी उपकोष इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतया भरे नहीं होते। इस कारण ये अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। जैसे हैबर विधि, हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में आयरन का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में, जबकि मॉलिब्डेनम का उपयोग उत्प्रेरक वर्धक के रूप में किया जाता है। N2+3H2Aro2NH3 में Fe उत्प्रेरक का कार्य करता है, जबकि मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। इस प्रक्रिया में ताप और दाब भी लगता है। इसी तरह अगर ओस्टवाल्ड विधि की बात की जाए तो ओस्टवाल्ड विधि में प्लेटिनम 700 डिग्री सेल्सियस ताप पर उत्प्रेरण की प्रक्रिया करता है, तो प्लेटिनम भी डी ब्लॉक का तत्व है। डीकन विधि में क्यूप्रिक क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है, तो कापर आता है, यानी कापर भी डी ब्लॉक का तत्व है। संपर्क विधि में वेडिनम पेंटा ऑक्साइड V2O5 का इस्तेमाल किया जाता है, वी भी डी ब्लॉक का ही तत्व है। तो इस तरीके से हम दे सकते हैं कि कई सारी रासायनिक अभिक्रियाओं में, जैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से एल्केन के निर्माण में सबातीय सेंड्रेंस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें निकिल उत्प्रेरक चूर्ण के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से कई सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, सैकड़ों रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें डी ब्लॉक के तत्वों का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में करते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्यों अच्छे उत्प्रेरक हैं? क्योंकि इनके डी उपकोष इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतया भरे नहीं होते। इसके कारण इनकी सतह पर मुक्त संयोजकताएं पाई जाती हैं और मुक्त संयोजकताओं की उपस्थिति के कारण ये अच्छे उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अब यहां देख रहे हैं मिश्र धातु, आप देख रहे हैं यहां पर पीतल है और कांसा है, तो दो धातुएं हैं जिनके बर्तन बने हुए हैं, इनका इस्तेमाल हमारे घर में किया जाता है। तो मिश्र धातुएं कैसे बनती हैं कि संक्रमण धातुओं के जो परमाणु के आकार होते हैं, सभी संक्रमण धातु जो होते हैं उनके परमाणु आकार लगभग समान होते हैं। तो इनके परमाणु आकार समान होने के कारण एक धातु के परमाणु दूसरे धातु के परमाणुओं को उनके अंतःफलकीय जालकों यानी आंतरिक जालकों से उनको क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, जिसके कारण आसानी से ये घुलकर एक समांग निकाय का निर्माण करते हैं, एक समांग निकाय करते हैं, ठोस का ठोस में विलयन बनाते हैं। इसीलिए मिश्र धातु एक प्रकार से विलयन का कार्य करती है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एक धातु दूसरी धातु को क्या कर रही है, उन जो अंतःजालकीय सिस्टम है, अंतर्जालकीय निकाय है, उसमें उसको विस्थापित कर रही है और वहां पर इस प्रकार घुल जाती है कि समांगीय निकाय का निर्माण होता है। तो मिश्र धातु, डी ब्लॉक के तत्व मिश्र धातु इसलिए बना पाते हैं क्योंकि इनके परमाणुओं का आकार लगभग समान होता है, जिसके कारण ये आसानी से अंतःफलकीय निकाय में या अंतःजालकीय निकाय में एक परमाणु को दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर देते हैं, जिसके कारण मिश्र धातुओं का निर्माण हो जाता है। इनके जो ये मिश्र धातुएं बनती हैं, इनके गलनांक उच्च होते हैं और ये संक्षारण प्रतिरोधी होते हैं, यानी इनमें आसानी से जंग नहीं लगती। जबकि धातुओं में जंग लग जाती है, लेकिन इनमें आसानी से जंग नहीं लगती और जंग न लगने के कारण मिश्र धातुओं का उपयोग बर्तन बनाने के लिए, विमान बनाने के लिए, कई सारे वाहन बनाने के लिए, पटरियां रेल की बनाने के लिए अलग अलग मिश्र धातु का उपयोग किया जा रहा है मेटलर्जी के क्रम में, जैसे पीतल हो गया, कांसा हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया आदि। आगे बढ़ते हैं तो अंतराकाशी यौगिकों के बारे में बात करते हैं। अंतराकाशी यौगिकों के बारे में, अंतराकाशी यौगिक क्या होते हैं? जो डी ब्लॉक के
परमाणु होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, उनकी आंतरिक संरचना में देखें तो प्रत्येक डी ब्लॉक के परमाणुओं के बीच में जो घनत्व संरचना बनती है, घनीय संरचना, उनके बीच में मुक्त जगह पाई जाती हैं, रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। और इन रिक्तिकाओं में अधातु जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, बोरान, हाइड्रोजन आदि जाकर प्रविष्ट हो जाते हैं। यानी संक्रमण धातुओं की आंतरिक संरचना में क्रिस्टल जालक के रिक्त स्थान पर जब कोई अधातु जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, बोरान, हाइड्रोजन आदि चले जाते हैं तो इस प्रकार के यौगिक जो बनते हैं उनको अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। इनकी आंतरिक क्रिस्टल जालक संरचना में जब कोई अधातु जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, बोरान और हाइड्रोजन प्रविष्ट हो जाते हैं तो इस प्रकार बने यौगिकों को अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। ये इनमें इनके रासायनिक गुण नहीं बदलते। धातुओं के अगर आप सोचें कि इसमें कार्बन मिला देंगे तो उनके रासायनिक गुण बदल जाएंगे, तो नहीं, रासायनिक गुण इसलिए नहीं बदलते क्योंकि ये धातु अधातुओं के साथ किसी भी प्रकार के रासायनिक बंधों जैसे आयनिक बंध या सहसंयोजी बंधों का निर्माण नहीं करते। तो जब किसी प्रकार के रासायनिक बंध नहीं बनेंगे तो इनमें किसी भी प्रकार के रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं आएगा। जबकि इनके भौतिक गुण जैसे तन्यता है, आघातवर्धनीयता है, यानी पीटने पर इनके चादर बनाने वाला गुण या तार खींचने वाला गुण जो होता है वो घट जाता है क्योंकि इसमें अशुद्धियां आ जाती हैं। इसके कारण इनके मूल तत्व, जो तत्व लिया जा रहा है उस तत्व के सापेक्ष इनके गलनांक बढ़ जाते हैं और ये रासायनिक रूप से कम सक्रिय हो जाते हैं, यानी अक्रिय हो जाते हैं। तो ये गुण हैं जिनको हम आपसे पूछा जा सकता है कि अंतराकाशी यौगिकों के गुण बताइए, तो आप ये कह सकते हैं कि इनकी रासायनिक सक्रियता घट जाती है, इनके गलनांक क्वथनांक बढ़ जाते हैं, इनकी तन्यता आघातवर्धनीयता घट जाती है, इनमें किसी भी प्रकार से रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता। आगे बढ़ते हैं तो अभ्यास प्रश्न है, जैसे डी ब्लॉक के तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, क्यों? तो मैंने बताया कि डी ब्लॉक के तत्व इसलिए संक्रमण धातु इसलिए अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्योंकि इनके बाहरी डी उपकोष इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतया भरे नहीं होते, जिसके कारण इनकी सतह पर मुक्त संयोजकताएं पाई जाती हैं और मुक्त संयोजकताओं के कारण ही ये उत्प्रेरण की प्रक्रिया कर पाने में सक्षम होते हैं, इसलिए अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। आपसे पूछ सकता है कि संक्रमण तत्व मिश्र धातुओं का निर्माण क्यों करते हैं? तो मैंने बताया कि संक्रमण धातुएं इसलिए मिश्र धातुओं का निर्माण कर पाने में सक्षम है क्योंकि इनके परमाणुओं का आकार लगभग समान है। इस कारण क्रिस्टल जालक संरचना में एक धातु परमाणु द्वारा दूसरे धातु परमाणुओं को विस्थापित कर दिया जाता है, जिसके कारण एक समांग निकाय का निर्माण होता है, जिसे मिश्र धातु कहते हैं। और मिश्र धातुओं के जो गलनांक क्वथनांक होते हैं वो उच्च होते हैं और ये संक्षारण प्रतिरोधी होते हैं, यानी इनमें किसी भी प्रकार से जंग नहीं लग सकती। आगे बढ़ते हैं बच्चा, आपसे पूछ सकता है कि अंतराकाशी यौगिक क्या हैं, इनके गुणों को स्पष्ट कीजिए। तो अभी हमने आपको बताया कि अंतराकाशी यौगिक क्या है। जब डी ब्लॉक के तत्वों के क्रिस्टलीय जालक संरचना में रिक्त स्थान में कार्बन, नाइट्रोजन, बोरान, हाइड्रोजन आदि अधातु तत्व प्रविष्ट हो जाते हैं तो इस प्रकार बने हुए यौगिक अंतराकाशी यौगिक कहलाते हैं। और ये अधातु धातुओं के साथ किसी भी प्रकार के रासायनिक बंध जैसे सहसंयोजी बंध या आयनिक बंधों का निर्माण नहीं करते, जिसके कारण क्या होता है, इनके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता, जबकि भौतिक गुण जैसे तन्यता, आघातवर्धनीयता आदि में कमी आ जाती है। इसके कारण ये उच्च गलनांक वाले तत्व हो जाते हैं और इनकी सक्रियता निम्न हो जाती है। तो यही इनके गुण हैं। तो इस तरीके से आपने पूरे डी ब्लॉक के बारे में पढ़ लिया। एक प्रश्न और आता है कि डी ब्लॉक के तत्व जटिल संकुल यौगिकों का निर्माण क्यों करते हैं। ये अगला चैप्टर है, अगला टॉपिक है, इसके बारे में बहुत जल्द हम आपके सामने वीडियो लाने वाले हैं और बहुत मज़ेदार है। इसमें वीबीटी थ्योरी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी, आईयूपीएसी, लिगैंड, उभयदंतीय लिगैंड, एम्फोटेरिक लिगैंड, कीलेट प्रभाव, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में हैं। लेकिन अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि डी ब्लॉक तत्व जटिल या संकुल यौगिकों का या उपसह संयोजी यौगिकों का निर्माण क्यों करते हैं, तो इसका उत्तर यही होगा कि डी ब्लॉक के तत्वों के बाहरी जो डी ब्लॉक कक्षक होते हैं
वो इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतया भरे नहीं होते। इस कारण इलेक्ट्रॉन दाता जातियों यानी लिगैंड से वह उपसहसंयोजी अबंध बना सकते हैं। इस कारण वो जटिल संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व क्यों जटिल संकुल यौगिक बनाते हैं? क्योंकि डी ब्लॉक के धातु जो होते हैं उनके परमाणु के बाह्य डी उपकोष या डी कक्षक इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतया भरे नहीं होते। इस कारण वो इलेक्ट्रॉन दाता जातियों लिगैंड के साथ उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं और उपसहसंयोजी बंध बनाने के कारण इन प्रकार के यौगिकों को उपसहसंयोजी यौगिक या संकुल यौगिक या जटिल यौगिक कहा जाता है। तो इतना कुछ आपने आज डी ब्लॉक के बारे में पढ़ लिया। आई होप कि आपको डी ब्लॉक के बारे में पूरी तरीके से जानकारी हो गई होगी। ज़्यादातर जो प्रॉपर्टियां हैं डी ब्लॉक के, जो बाहरी उपकोष हैं, डी उपकोष हैं, वो इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतया भरे ना होने के कारण ही ये गुण प्रदर्शित करते हैं। तो धन्यवाद जो लगातार आप हमारे चैनल पर बने रहे, आखिरी तक बने रहे। यही सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस में ही आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में आसानी से क्वेश्चन प्राप्त हो जाएंगे। लगातार हमारे चैनल पर बने रहने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। और से और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए, अधिक से अधिक फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद आप सभी का।